नमस्कार साथियों। आज हम चर्चा करेंगे भारत की नदियाँ। भारत की नदियों के बारे में हम देखते हैं और बिना आपका समय लिए हुए, बिना समय बर्बाद किए हुए महत्वपूर्ण टॉपिक भारत की नदियों पर हम चर्चा करते हैं। देखिए, पहला तो हम नदियों से देखते हैं अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र में क्या है? दो तरीके के अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। हिमालयी अपवाह तंत्र, इसमें सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ये तीन नदी तंत्र आते हैं। ये नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और इसीलिए इनको हिमालयी अपवाह तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट में दो भागों में हम इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। पहले भाग में देखिए हम देखेंगे हिमालयी, दूसरे भाग में देखेंगे प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। इसमें नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, ये जो है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं और ये हिमालयी क्षेत्र की नदियाँ हैं। ठीक है, तो आज हम भारत का भाग 1 भूगोल की शुरुआत करेंगे और अगले टॉपिक में, अगली वीडियो में आपको नदियों का शेष बचा हुआ भाग कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। नंबर 1 पहले क्वेश्चन की हम शुरुआत करते हैं। थोड़ा सा छोटा कर लिया जाए। चलिए, गार्ज एवं महाखड्ड आदि का निर्माण किसके द्वारा किया जाता है? गार्ज और महाखड्ड जो नदियाँ बहुत ज़्यादा कटाव करती हैं, और ये नदियाँ कौन सी हैं? हिमालय की नदियाँ, जिनका अपवाह किधर है? इनका अपवाह है पूर्ववर्ती। पूछ दिया जाए हिमालय की नदियों का अपवाह कैसा है? इनका अपवाह है पूर्ववर्ती। तो हिमालय की नदियाँ पूर्ववर्ती अपवाह का उदाहरण है। ये क्वेश्चन एक आपका कंप्लीट हो गया। दूसरा ये है कि ये क्या करती हैं? अपर्दन करती हैं। अपर्दन मीन्स कटाव। अपर्दन करती हैं और अपर्दन के कारण ही ये क्या क्या निर्माण करती हैं? गार्ज और महाखड्ड का निर्माण करती हैं। ठीक है, ये नदियाँ कौन कौन सी हैं? सिंधु है, सतलज है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र, अभी हम आपको बता चुके हैं हिमालय की नदियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी की लंबाई कितनी है? देख लीजिए भाई, गंगा नदी की लंबाई का ऑप्शन इसमें, गंगा नदी की लंबाई है 2525 किलोमीटर, यानी इसका अपवाह क्षेत्र है 2525 किलोमीटर। ये जहाँ से निकलती है, यानी जैसे देखा, इसका निकलने का सिस्टम देख लीजिए। गंगा नदी हिमालय से निकलती है, तो दिखा रहे हैं हम आपको अभी, इसको देखिए ऐसे, इस चित्र को देखिए। गंगा नदी जो है, शुरुआत इसकी कहाँ से कैसे होती है? तो ये यहाँ से है अलकनंदा नदी। शुरुआत से कौन सी निकली है? अलकनंदा नदी निकली है, और अलकनंदा नदी के तट पर ही बद्रीनाथ बसा हुआ है। विष्णु प्रयाग में आकर के अलकनंदा में धौली गंगा मिल जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर अलकनंदा और धौली गंगा का संगम है उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं, और फिर इसके बाद में अलकनंदा और पिंडार नदी का जहाँ पर संगम है उसे हम कर्णप्रयाग कहते हैं, और मंदाकिनी, अलकनंदा में मंदाकिनी का संगम जहाँ पर है उसे हम रुद्रप्रयाग करते हैं। अब जहाँ से चलती है वहाँ से उत्तर दिशा से आकर के, यानी वहाँ से जो है बाईं ओर या उत्तर दिशा से आकर के इसमें धौली गंगा क्या नाम विष्णु प्रयाग में, अलकनंदा में मिलती है, और पिंडार नदी कर्णप्रयाग में मिलती है। ये दो नदियाँ इधर से मिलती हैं, और दो नदियाँ मिलती हैं मंदाकिनी और भागीरथी। ये दो नदियाँ आपको मिलती हैं इसको जो है दाईं तरफ से। तो ये जो मंदाकिनी के तट पर केदारनाथ बसा हुआ है, बद्रीनाथ धौली गंगा के तट पर है, और गौमुख से निकलती है भागीरथी। ठीक है, गौमुख से भागीरथी निकलती है नदी, तो इसका नाम है गंगोत्री। गंगोत्री हिमानी, गंगोत्री हिमानी, आगे गौमुख और लगा होता है, गौमुख। ठीक है, गंगोत्री हिमानी गौमुख से भागीरथी निकलती है, और भागीरथी में ये अलकनंदा देव प्रयाग में मिलती है। देव प्रयाग के बाद इसका नाम गंगा पड़ जाता है। पूछ दिया, क्वेश्चन में पूछा गया है कि गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ा है? तो वह पड़ा है देव प्रयाग से। रुद्रप्रयाग में किन किन नदियों का संगम है? रुद्रप्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा नदी का संगम है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी का है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा नदी का है।
अब यहाँ से देवप्रयाग से ये चलती है गंगा नदी बन करके, ठीक है, यहाँ से इसको हम गंगा नदी जानते हैं। अब इसकी लंबाई कितनी बताई गई है? इसकी लंबाई बताई गई है 2525 किलोमीटर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 हम बता चुके हैं आपको सही है। लेकिन ये भारत में कितनी बहती है? भारत में 2071 किलोमीटर इसकी लंबाई है। शेष लंबाई इसकी बांग्लादेश में है, ठीक है। अपवाह कैसा है? अपवाह पूर्ववर्ती है, हिमालय की नदी, हिमालय से निकलने वाली नदी है। और ये गिरती कहाँ जा करके? ये अपना जल बंगाल की खाड़ी में छोड़ देती है। कहाँ छोड़ती है अपना जल? बंगाल की खाड़ी में अपना जल छोड़ती है गंगा नदी, ठीक है। तो इसके बाद में इसका अन्य नाम क्या है? इसका नाम आगे पद्मा है। क्या है? पद्मा और मेघना, ठीक है, ये भी इसके नाम है। अब देखिए, लंबाई की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी है, ये भी क्वेश्चन इसी से बनता है। भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे लंबी नदी है। अब संयुक्त रूप क्या है इसका? बता चुके हैं आपको। अगर संयुक्त रूप पूछा जाए कि गंगा नदी किन किन नदियों का संयुक्त रूप है, तो भागीरथी और अलकनंदा नदियों का। और नदी तंत्र में कौन कौन सी नदियाँ आती हैं? तो ये सारी नदियाँ आप गिना देंगे। अगर संयुक्त रूप पूछा जाएगा तो भागीरथी और अलकनंदा नदी का संयुक्त रूप है, और पूछा जाए इस नदी तंत्र में या इसकी सहायक नदियाँ, तो सारी नदियाँ आप गिना देंगे, ठीक है। अब बात अगला क्वेश्चन आता है कि गंगा नदी का जो मैदानी भागों में कहाँ से प्रवेश करती है? तो मैदानी भागों में ये हरिद्वार से प्रवेश करती है। कहाँ से करती है? हरिद्वार से मैदानी भागों में ये प्रवेश करती है। कहाँ से? हरिद्वार से, ठीक है, मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। अब इसका डेल्टा कैसे बनता है? कहाँ बनता है? डेल्टा बनता है हुगली और मेघना नदियों के बीच में। दो नदियां हैं, हुगली और मेघना, ठीक है। ये हुगली और मेघना नदी जो है, इनके बीच में ये डेल्टा बनाती है। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा के नाम से जाना जाता है इसको, ठीक है। अब इसके बाद में इसी अलकनंदा नदी के बारे में जान लेते हैं। अलकनंदा नदी जो है, अगला ऑप्शन है कि अलकनंदा नदी का देख लेते हैं। अच्छा, हाँ है, गंगा नदी का संयुक्त रूप है। गंगा नदी संयुक्त रूप किसका है? ये भागीरथी और अलकनंदा नदी का है, ठीक है, नदियों नहीं, अलकनंदा नदी का। चलिए, अलकनंदा के साथ में जो नदी आती है इसलिए नदियों का हद कह दिया जाता है। अलकनंदा नदी का अपवाह क्षेत्र है, अलकनंदा नदी का अपवाह क्षेत्र। तो इसका अपवाह क्षेत्र है चमोली, टिहरी और पौड़ी गढ़वाल, ये उसका अपवाह क्षेत्र है। और ये इसका तट का शहर, अलकनंदा नदी के तट पर कौन सा शहर बता चुके हैं अभी आपको? बद्रीनाथ। क्या बता चुके हैं? बद्रीनाथ, पहले बता चुके हैं आपको चित्र के द्वारा दिखा करके। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा का संगम होता है। अगला है कर्णप्रयाग में संगम है। अभी हम आपको बता चुके कर्णप्रयाग में किसका किसका संगम है। कर्णप्रयाग में किसका किसका संगम है, जस्ट अभी देख लीजिए फिर से दोबारा। कर्णप्रयाग, ये रहा कर्णप्रयाग। कर्णप्रयाग में किन किन नदियों का संगम है? देखिए, कर्णप्रयाग में ये पिंडार नदी है और ये अलकनंदा नदी है। किसका किसका है? अलकनंदा और पिंडार नदी का। तो ऑप्शन हमारा क्या जाएगा? कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडार नदी का संगम है, ऑप्शन नंबर 1 सही चला जाएगा। इसके बाद में यमुना नदी का उद्गम है। यमुना नदी का उद्गम पूछ रहा है, तो देखिए, यमुनोत्री, उसका गंगोत्री हिमानी से था। गंगा का उद्गम, भागीरथी का उद्गम कहाँ से था? गंगोत्री हिमानी से। और इसका यमुनोत्री हिमानी से उद्गम है। कहाँ से? यमुनोत्री हिमानी से। और इसका संगम कहाँ? प्रयागराज में। ये जो है यमुना नदी गंगा से मिल जाती है, तो गंगा नदी से कहाँ मिलती है संगम? प्रयागराज में। इसका प्रयागराज में, ये उत्तर प्रदेश में है प्रयागराज। नेक्स्ट है, शारदा नदी का उद्गम कहाँ से है? शारदा नदी का उद्गम है नेपाल हिमालय में, मिलान हिमनद है। कौन सा है? मिलान हिमनद, वहाँ से है। अगला है, सोन नदी का उद्गम कहाँ से है? सोन नदी, सोन नदी का उद्गम अमरकंटक के पठार से है। कहाँ से? अमरकंटक के पठार से। और इसकी सहायक नदी जो है गंगा नदी दाएं तट से है। कहाँ से है? दाएं, गंगा नदी
कि ये सहायक नदी है दाएं तट की तरफ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दामोदर नदी का उद्गम है। दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर का पठार से है और ये कहाँ पर है? झारखंड में। झारखंड में छोटा नागपुर के पठार से है और ये किसके साथ संगम बनाती है? हुगली नदी से। हुगली नदी से इसका संगम होता है। कभी कभी इसको पूछ दिया जाता है कि इसका उपनाम क्या है, तो इसको बंगाल का शोक या बंगाल का अभिशाप के नाम से जानते हैं। अगला है, गोमती नदी का उद्गम है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गोमती नदी का उद्गम, क्योंकि पूछा जा चुका है कई बार क्वेश्चनों में गोमती नदी का उद्गम कहाँ से है। तो गोमती नदी का उद्गम गोमत ताल से है। कहाँ से? गोमत ताल। ये गोमत ताल है, गोमत ताल नहीं, गोमत ताल पीलीभीत में है। और यहाँ पर एक झील है, उसका नाम है फुलहर झील। क्या नाम है? फुलहर झील। फुलहर झील यहाँ पर नाम है। वो पीलीभीत और उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। ठीक है। और इसका संगम कहाँ से होता है? इसका संगम होता है गंगा नदी से। गंगा नदी से इसका संगम होता है गाजीपुर में। गाजीपुर, ये गाजीपुर क्या है? उत्तर प्रदेश का एक जिला है गाजीपुर, वहाँ पे इनका संगम होता है। ठीक है। कोसी नदी का उद्गम है। कोसी नदी का उद्गम नेपाल हिमालय से है और इसका संगम किससे होता है? कोसी नदी का गंगा नदी से होता है। ये होता है सोनपुर। सोनपुर ये पटना में है। कहाँ है? पटना बिहार। पटना बिहार में सोनपुर है, वहाँ से इसका संगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम महू मध्य प्रदेश के निकट से है। चंबल नदी का उद्गम कहाँ से है? महू मध्य प्रदेश से है। और इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको देते हैं। इसका तटीय स्थल कौन सा है? ये इसके तटीय स्थल हैं सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर और धौलपुर। ये इसके तटीय स्थल हैं। संगम इसका होता है यमुना नदी से। किससे होता है? यमुना नदी से। कहाँ पे होता है? इटावा में। इसका संगम यमुना नदी से होता है इटावा में। ठीक है। और इसकी सहायक नदी है खारी। खारी नदी इसकी सहायक नदी के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का शोक के नाम से किस नदी को जानते हैं? बिहार के शोक के नाम से कोसी नदी को जानते हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं एक और, बंगाल की अभिशाप नदी। अगला है, त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत क्या है? त्रिवेणी एक नहर है, उस त्रिवेणी नहर के जल का स्रोत है गंडक नदी। कौन सी है? गंडक नदी। राजस्थान के निकट गार्ज का निर्माण कौन सी करती है? ये चंबल नदी करती है गार्ज का निर्माण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ववर्ती धौली गंगा की सहायक नदी कौन सी है? जो पूर्व की ओर बहने वाली धौली गंगा है उसकी सहायक नदी कौन सी है? तो इसकी सहायक नदी है काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होने वाली नदी है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गमित होने वाली नदी बेतवा नदी है। कौन सी नदी है? बेतवा नदी है। लोहित नदी का उद्गम क्षेत्र है। लोहित नदी का उद्गम क्षेत्र है जयालचू पर्वत श्रेणी। ये कहाँ है? पूर्वी तिब्बत में है। पूर्वी तिब्बत में है। और फिर इनका अपवाह क्षेत्र कहाँ है? ये जो दिया है आपको अरुणाचल प्रदेश से होकर के बहती है और असम। अपवाह क्षेत्र इसका ये दो है, अरुणाचल प्रदेश और असम, इन दोनों में ये बहती है। ठीक है। अगला है सुबनसिरी नदी। सुबनसिरी नदी, इसका उद्गम क्षेत्र है हिमालयी क्षेत्र। हिमालय से उद्गमित होने वाली ये नदी है। हिमालयी क्षेत्र इसका उद्गम क्षेत्र है। और इसका अपवाह क्षेत्र इसका अरुणाचल प्रदेश है और आसाम है। और ये चीन में और बहती है। चीन में कहाँ बहती है? तिब्बत। ठीक है। अगला, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम कहाँ से है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम है
आंगसी ग्लेशियर। आंगसी ग्लेशियर ये पश्चिमी तिब्बत में है और इसका अपवाह क्षेत्र कहाँ है? हिमालय के समानांतर ये बहती है पूर्व की ओर, सीधी सीधी बहती चली जाती है। इसका एक नाम सांगपो और है। इसका किसका नाम? ब्रह्मपुत्र नदी का सांगपो। सांगपो या फिर इसको सापू गौर कहते हैं, सापू नदी। ये दोनों नाम इसके कहाँ हैं? ये दोनों नाम इसके तिब्बत में हैं। ठीक है, तिब्बत में। दोनों नाम कहाँ हैं इसके? तिब्बत में। इसको सांगपो नदी कहते हैं। और इसका एक और नाम दिहांग। दिहांग दिहांग इसको कहते हैं भारत में, भारत के अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसको दिहांग कहते हैं। और इसके बाद में ब्रह्मपुत्र में जब असम में जब आती है, कहाँ आती है? असम में, तो इसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र। और उसके बाद में बांग्लादेश में ये जब पहुँचती है, बांग्लादेश, जब बांग्लादेश में ये प्रवेश करती है तो बांग्लादेश में इसका नाम क्या होता है? जमुना। कई बार क्वेश्चन ये भी बन सकता है या पूछा जा चुका है कि ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में क्या नाम है? जमुना। ब्रह्मपुत्र का आसाम में क्या नाम है? ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र का अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम है? दिहांग। ब्रह्मपुत्र का तिब्बत में क्या नाम है? दिहांग, तो सॉरी सांगपो या सापू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बराक नदी का उद्गम है। ये मणिपुर पहाड़ी से उद्गमित होती है और मणिपुर, मिजोरम, असम और बांग्लादेश में बहती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिब्बत पठार से निकलने वाली नदियां हैं। तिब्बत के पठार से निकलने वाली नदियां हैं सैलविस नदी, मेकांग नदी, ब्रह्मपुत्र। ये तीनों नदियां तिब्बत के पठार से निकलती हैं। तिब्बत के पठार से निकलने वाली और भी नदी आपको बता दें, एक है साल्वीन नदी। कौन सी है? साल्वीन नदी। इसी को सेल्विन या साल्विन कहते हैं। ठीक है, सेल्विन तो नहीं, साल्विन ही होता है इसका शुद्ध नाम। और ये पीत नदी और है, क्या है? पीत नदी। पीत नदी को ह्वांग नदी कहते हैं। हाँ में वहाँ लगा हुआ है, ह्वांग नदी। सिंधु नदी, सिंधु भी तिब्बत से ही निकलती है, सिंधु नदी। सतलज नदी तिब्बत से निकलती है सतलज। और सेल्विन, साल्विन और मेकांग, ब्रह्मपुत्र, ये तो तीन आपको दी हुई है। चलिए नेक्स्ट है, तीस्ता नदी का उद्गम है। तीस्ता नदी का उद्गम है तो ये सिक्किम से है। तीस्ता नदी का उद्गम कहाँ से? सिक्किम से। सिक्किम एक स्थान है खांगचुंग छो। क्या इस नाम है उसका? खांग चुंग छो। यहाँ से ये निकलती है तीस्ता नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग बनाती है। असम घाटी में अभी हम पढ़ चुके हैं ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में, यही असम घाटी में गुम्फित जलमार्ग बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल का अभिशाप के नाम से जानी जाती है। अभी हम पढ़ चुके हैं, थोड़ी देर पहले पढ़ चुके हैं, बंगाल के अभिशाप के नाम से किसको जानते हैं? तो ये दामोदर नदी है। क्या है? दामोदर नदी। ज्वारदन मुख का निर्माण करती है। ज्वारदन मुख का, अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। ज्वारदन मुख होता क्या है? इसको ज्वारदन मुख या एस्चुरी कहते हैं। ज्वारदन मुख का निर्माण कौन कौन सी नदियाँ करती हैं, ये भी पूछा गया। तो ज्वारदन मुख का निर्माण अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ करती हैं। इस तरीके से ये एस्चुरी बनाती हैं। जहाँ पर जो खारा पानी है सागर का और उसमें जो नदी का मीठा पानी मिलता है, तो वहीं पर एस्चुरी बनाती हैं, उसको हम ज्वारदन मुख कहते हैं। ठीक है, और डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का निर्माण करती हैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इस तरीके से जो नदी जाती हैं और यहाँ से जो मिट्टी बह करके जाती है, वो मिट्टी बीच में ये रुकी हुई टापू जैसे दिखाई देते हैं, ये ही, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। ये मिट्टी डेल्टा वाली बहुत उपजाऊ होती है और इनके बीच से ये पानी निकलता जाता है। तो जिसे गंगा, हमारी गंगा सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। कौन सा? सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। इसका नाम सुंदरबन क्यों रखा गया है? इस डेल्टा पर सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम सुंदरबन का डेल्टा रखा गया है। अगला है, सिंधु नदी का उद्गम है। सिंधु नदी का उद्गम देखिए आप, सिंधु नदी का उद्गम पूछ रहा है, तो ये कहाँ से है? देखिए निकली हुई, लिखा है तिब्बत चीन, लिखा है। यहाँ से सिंधु नदी निकलती है और लेह से ये सीधी जाती हुई, लेह लद्दाख से ये जाती है, पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, फिर भारत को क्रॉस करके। तो इसका
3 देशों में इसका जो है बहाव है, अपवाह क्षेत्र है। एक तो हो गया चीन, तिब्बत, दूसरा भारत और तीसरा ये पाकिस्तान। और इसके बाद में अरब सागर में अपना जल छोड़ देती है। तो यही ऑप्शन है हमारा चीन से। अब जरा सिंधु नदी की जो सहायक नदियां हैं उनको हम गौर से देख लेते हैं। यहाँ से चलती है और यहीं से निकलने वाली कौन सी नदी है? सतलज। सतलज में ये ब्यास मिलती है भारत में, और उसके बाद में ये पाकिस्तान में सिंधु नदी में मिल जाती है। फिर उसके बाद भारत से रावी नदी का उद्गम है ये, और रावी नदी जो है चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी में इससे पहले झेलम मिल चुकी होती है, और इसके बाद में ये पाकिस्तान में जाकर के सारी मिल जाती हैं। ठीक है, तो अब देखिए, ये नदियाँ उद्गमित तो भारत से हैं, लेकिन ब्यास नदी जो है वो सतलज में, देख लीजिए गौर से, ये ब्यास नदी जो है ये सतलज में तो भारत में मिलती है। इसके बाद में ये सतलज नदी जो है पाकिस्तान में मिलती है सिंधु नदी में। और चेनाब नदी और रावी नदी ये दोनों नदियां भारत से उद्गमित होती हैं, लेकिन और झेलम नदी, ये तीनों, लेकिन तीनों का संगम कहाँ होता है? झेलम और चेनाब का संगम पहले हो जाता है, उसके बाद में इसमें से ब्यास नदी रावी नदी मिल जाती है, और ये लास्ट में जाकर के सब सिंधु नदी में पहुँच जाती हैं। ये इनका आबाद क्षेत्र है। ठीक है।